Hello students, welcome to Raj Malhotra's IS. This is the NCERT through MCQ series and आज के हिस्ट्री के लेक्चर में हम हर्षा का जो एम्पायर है वो डिस्कस करेंगे. So, which of the following poets wrote the हर्षचरिता, the biography of हर्षवर्धन? तो कौन से पोएट हैं जिन्होंने हर्षचरिता लिखी थी जो कि हर्षवर्धन जो किंग थे उनकी बायोग्राफी थी? ए कालिदास, बी विरामहीर, सी बाण भट्ट, एन सी विट्ठल भट्ट. तो जो राइटर हैं जिन्होंने हर्षचरिता लिखी है वो है बाण भट्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. हर्षवर्धन तो जो थे उन्होंने लगभग 1400 साल पहले थानेसर है जगह हरियाणा में, वहां से रूल किया था. उनके जो कोर्ट के पोएट थे उनका नाम था बाण भट्ट, जिन्होंने उनकी बायोग्राफी हर्षचरिता लिखी थी इन दी लैंग्वेज संस्कृत. तो इसमें पूरी जीनियोलॉजी है हर्षा की, एंड जब तक वो राजा बनते हैं वहां तक की स्टोरी जो है उनकी लाइफ की दी गई है. नेक्स्ट जो ये हमने इसका जो सोर्स है वो है एनसीईआरटी आर पास्ट 1 चैप्टर नंबर 11 पेज नंबर 114. यहाँ पे ये सब इंफॉर्मेशन दिया गया है कि हर्षवर्धन जो है जिन्होंने 1400 साल पहले रूल किया था उनकी बायोग्राफी जो है बाण भट्ट ने लिखी थी इन संस्कृत लैंग्वेज. नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग हर्षवर्धन. अब हर्षवर्धन जो किंग है उनके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है. फर्स्ट स्टेटमेंट इज ही बिलोंग टू पुष्यभूति डायनेस्टी. Second, Harsha's father Prabhakar Vardhana declared Harsha as his successor after the invasion of the Huns. Third, he tried to cross the Narmada to march into the Deccan but was stopped by a ruler belonging to the Chalukyan dynasty, that is Pulakesin II. तो इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शन देखने हैं. पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है, वो पुष्यभूति डायनेस्टी को ही बिलोंग करते थे. तो आप इसमें देखिए जो बी स्टेटमेंट है वो आपका एलिमिनेट हो जाता है. सेकंड, हर्षास फादर प्रभाकर वर्धना डिक्लेयर्ड हर्षा एज ए सक्सेसर. तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है. जो हर्ष थे वो सबसे बड़े बेटे नहीं थे, तो वो सक्सेसर नहीं होने वाले थे. उनके फादर की एंड उनके जो एल्डर ब्रदर की डेथ हो गई थी वॉर में, उसके बाद फिर वो सक्सेसर बने थे. तो सेकंड स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाता है, तो ये दोनों भी एलिमिनेट हो गए. तो सी 1 और 3 है. थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि उन्होंने नर्मदा क्रॉस करने का ट्राई किया था एंड डेक्कन पे अटैक करने का, लेकिन उन्हें रोक दिया था चालुक्य डायनेस्टी के राजा पुलकेशिन II ने. तो इसमें थर्ड स्टेटमेंट भी हमारे पास बिल्कुल सही है. तो वो पुष्यभूति डायनेस्टी के थे, कैपिटल उनका था इनिशियल थानेसर हरियाणा के अंदर, एंड जब उनके फादर एंड एल्डर ब्रदर की डेथ हो गई थी तब उन्होंने फिर सक्सेसफुली जो है अपनी डायनेस्टी को रूल किया था. ईस्ट में उन्होंने कॉन्कर कर लिया था, उन्होंने मगध को भी कॉन्कर कर लिया था, बंगाल को भी कॉन्कर कर लिया था, लेकिन साउथ की तरफ जो है वो नहीं जा पाए थे, नर्मदा को क्रॉस वो नहीं कर पाए थे क्योंकि तब वहां पे चालुक्यन डायनेस्टी जो है वो ज्यादा पॉपुलर थी. इसका जो सोर्स है हमारे पास है एनसीईआरटी आर पास्ट 1 चैप्टर नंबर 11. ये जो इंफॉर्मेशन है यहाँ पे आपको दिया गया है कि कैसे हिज ब्रदर इन लॉ जो है वो रूलर ऑफ कनौज थे, ही वाज किल्ड बाय द रूलर ऑफ बंगाल, एंड उनके जो फादर थे उनकी भी डेथ हो गई थी, उनके एल्डर ब्रदर की भी डेथ हो गई थी, तो फिर वो राजा बने थे एंड ही वाज क्वाइट सक्सेसफुल. बस वो नर्मदा नदी जो है उसे क्रॉस नहीं कर पाए थे. अब इसमें अगला है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हर्षा. ही इज कॉल्ड द लास्ट ग्रेट हिंदू एम्परर ऑफ इंडिया. उसके बाद नेक्स्ट इज इन हिज रेन लैंड ग्रांट्स कंटिन्यू टू बी मेड टू द प्रीस्ट फॉर स्पेशल सर्विसेज रेंडर्ड टू द स्टेट. Third, Hugh Sang informs us that the revenues of Harsha was divided into 4 parts. Fourth, in the empire of Harsha, law and order was not well maintained. अब इसमें से हमें करेक्ट ऑप्शंस ही देखने हैं. पहला बिल्कुल सही है कि उन्हें लास्ट ग्रेट हिंदू एम्परर ऑफ इंडिया बोला जाता है. ऑल्दो इसमें नोट करने वाली बात यह है कि पूरा इंडिया जो है वो नहीं जीत पाए थे. ठीक है, तो हमने पिछले स्टेटमेंट में देखा कि वो तो नर्मदा भी क्रॉस नहीं कर पाए थे, स्टिल उन्हें लास्ट ग्रेट हिंदू एम्परर ऑफ इंडिया बोला जाता है. सेकंड बिल्कुल सही है, वो स्पेसिफिक ग्रांट्स प्रोवाइड करते थे प्रीस्ट को, जो भी प्रीस्ट अपनी स्पेशल सर्विसेज स्टेट को प्रोवाइड करते थे.
थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो हर्षा का टाइम है उस टाइम पे ह्यून सैंग जो है इंडिया में आए थे, तो ये याद रखना है। आपको पूछा जा सकता है कि उस टाइम पे किसने इंडिया को इसके कोर्ट में विजिट किया था, तो इन्होंने काफी इलेबोरेटली हर्षा के किंगडम के बारे में लिखा है। एंड फोर्थ इज ऑल्सो राइट, लॉ एंड ऑर्डर जो है उनके टाइम पे मेंटेन नहीं किया गया था अच्छे से। इसका एग्जांपल ये है कि ह्यून सैंग ने अपने रिकॉर्ड्स में लिखा है कि ऑल्दो ही वाज द गेस्ट सॉर्ट ऑफ अ पर्सन फॉर द कोर्ट, बट स्टिल उनका भी जो सामान है चोरी हुआ था, रॉबरी हुई थी, ठीक है, लूटपाट हुई थी। तो फोर्थ जो है ऑल ऑफ द अबव इसके अंदर सही स्टेटमेंट है। तो हर्षा वाज द लास्ट ग्रेट हिंदू एम्परर, ठीक है, लेकिन वो कोई बहुत ज्यादा कट्टर हिंदू नहीं थे, ना ही उन्होंने पूरी कंट्री को रूल किया था। एंड उनका जो एक्सपेंडिचर है, ह्यून सैंग ने हमें बताया है कि 4 हिस्सों में डिवाइड होता था। एक हिस्सा जो किंग का अपना खर्चा है, दूसरा स्कॉलर्स पे जो खर्चा होता था, और तीसरा जो एंडाउमेंट्स ऑफिशियल्स और पब्लिक सर्वेंट्स को मिलते थे, चौथा रिलीजियस पर्पस के लिए जो खर्चा होता था, उसमें जो है सारा रेवेन्यू डिवाइड होता था। हर्षा के टाइम पे जो गुप्ता में जैसे एडमिनिस्ट्रेशन होती थी वैसे ही होती थी, लेकिन हर्षा के टाइम पे फ्यूडलिज्म और डिसेंट्रलाइजेशन ज्यादा हो गया था, ठीक है। एंड जो हर्षा है उनके टाइम पे लॉ एंड ऑर्डर भी ज्यादा अच्छे से मेंटेन नहीं किया जाता था। तो ये सारे स्टेट्स इसमें करेक्ट थे। इसका जो सोर्स है वो है ओल्ड एनसीईआरटी पे आर एस शर्मा, चैप्टर नंबर 23, पेज नंबर 205। जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, डोंट ट्राई कि मैं माखनलाल, आर एस शर्मा, न्यू ओल्ड सब पढ़ लूं। स्टिक टू वन सेट ऑफ एनसीईआरटी से उनको थॉरोली पढ़ो, वही इंफॉर्मेशन बार बार रिपीट होती है। डोंट ट्राई टू रीड एवरीथिंग, ओके। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामास वर रिटन बाय हर्षा हिमसेल्फ। तो हर्षा जो है उन्हें एक बहुत अच्छा राइटर बोला जाता था, उन्होंने कुछ ड्रामास खुद से भी लिखे थे। तो इनमें से कौन से जो है उन्होंने खुद लिखे हैं? फर्स्ट प्रियदर्शिका, टू रत्नावली, नागानंदा एंड काव्यलंकार। तो इसमें से जो पहले 3 है वो हर्षा ने खुद से लिखे हैं, चौथा उन्होंने नहीं लिखा है। सो A123 जो है इसमें करेक्ट आंसर है। अब बाण भट्ट ने जो उनकी बायोग्राफी लिखी है हर्षचरिता, और इसके अलावा उन्होंने खुद, हर्षा ने भी काफी कुछ जो है लिखा है। वो वैसे भी लर्निंग के बहुत बड़े पैटर्न थे। आपने ये देखा है कि जो उनके रेवेन्यूज 4 हिस्सों में डिवाइड होते थे, एक तो बिल्कुल स्कॉलर्स के लिए हिस्सा जाता था, और वो खुद भी इन चीजों में काफी इंटरेस्टेड थे। उन्होंने प्रियदर्शिका लिखा है ड्रामा, रत्नावली एंड नागानंदा। तो ये नाम तीनों जो है आपको याद रखने हैं। अब इसका जो सोर्स है वो है ओल्ड एनसीईआरटी बाय माखनलाल। तो ऐसा नहीं है कि ये इन्फॉर्मेशन आर एस शर्मा में नहीं है या न्यू एनसीईआरटी में नहीं है, सब जगह आपको मिल जाएगी। अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट के नोट्स देखते हैं तो उसमें भी ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। नेक्स्ट इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग साउथ इंडियन किंगडम्स कंटेम्पररीज ऑफ हर्षास किंगडम्स। इसमें जो हर्षा के टाइम पे साउथ इंडिया के किंगडम्स हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पल्लवास चालुक्यास उस टाइम पे जो है साउथ इंडिया में रूल करते थे। तो पल्लवास एंड चालुक्यास वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टीज इन साउथ इंडिया ड्यूरिंग पीरियड। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, पल्लवास एंड चालुक्यास जो है उस टाइम पे रूल करते थे, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सेकेंड, द पल्लवास स्प्रेड फ्रॉम द रीजन अराउंड देयर कैपिटल अहियोल टू द कावेरी डेल्टा। क्या पल्लवास जो है वो अपनी कैपिटल अहेओल के अराउंड रूल करते थे कावेरी डेल्टा तक। थर्ड, कांचीपुरम द कैपिटल ऑफ चालुक्यास वाज एन इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर। तो इसमें से क्या कांचीपुरम चालुक्यास का कैपिटल था? तो आप जब अटेम्प्ट करना चाहते हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई विल बी अवेलेबल, कुछ भी आपका डाउट होगा। तो इसमें आपको इनकरेक्ट देखना है, ये आपको जरूर याद रखना है एग्जाम में भी। तो पहला स्टेटमेंट हमें पता है कि करेक्ट है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। जो पल्लवास थे वो कांचीपुरम से लेके कावेरी डेल्टा तक रूल करते थे, और जो अहियोल थी वो चालुक्यास की कैपिटल थी। तो दोनों को मिक्स किया गया है, तो सेकंड और थर्ड जो है गलत है। सो बी, सेकंड एंड थर्ड जो है इसमें इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं। पल्लवास एंड चालुक्यास आपको याद है कि साउथ इंडिया में रूल करते थे। जब हम टेम्पल आर्किटेक्चर करते हैं, हमने स्मार्ट क्रैश कोर्स में ये सब डिस्कस किया हुआ है, ठीक है, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, पल्लवास जो थे वो कांचीपुरम से लेके कावेरी डेल्टा तक रूल करते थे, एंड अहियोल जो थी वो चालुक्यास की कैपिटल थी और एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेंटर भी था, और ये एक रिलीजियस सेंटर भी था। तो अहियोल जो है वहां पे टेम्पल्स भी हैं बहुत सारे, एंड ट्रेडिंग सेंटर भी था। इसका सोर्स है हमारे पास क्लास 6 की एनसीईआरटी आर पास्ट 1 चैप्टर नंबर 11।
यहाँ पे ये सारा जो है ऐसी इवन 6th क्लास की एनसीईआरटी में इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो दे रखा है। अब जो चालुक्यास हैं सेंटर्ड अराउंड द रायचर द्वाब बिटवीन द रिवर कृष्णा एंड तुंगभद्रा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि चालुक्यास जो हैं वो रायचूर द्वाब था, और वो द्वाब कौन सा होता है? द्वाब होता है दो रिवर्स के बीच में, तो कृष्णा और तुंगभद्रा रिवर के बीच में जो चालुक्यास वो रूल करते थे। एंड कांचीपुरम से लेके कावेरी डेल्टा तक पल्लवास रूल करते थे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग किंग ऑफ साउथ इंडिया वाज डिस्क्राइब्ड इन प्रशस्ति कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोएट रविकृति। तो साउथ इंडिया में किस किंग को डिस्क्राइब किया गया है इन पराशस्ति कंपोज्ड बाय हिज कोर्ट पोएट रविकृति? ए नरसिम्हा वर्मन 1, बी महेंद्र वर्मन 1, सी पुलकेशिन 2 एंड डी बोथ ए एंड बी। तो इसमें सही आंसर है हमारे पास सी पुलकेशिन 2। तो सबसे पॉपुलर चालुक्य रूलर थे हमारे पास पुलकेशिन 2। उनके बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो उनके कोर्ट पोएट रविकृति थे। उन्हें पराशस्ति नाम की एक कॉम्पोजिशन थी उनकी, उसमें उनके एंसेस्टर्स से लेके उनकी 4 जनरेशंस फादर टू सन सारा कुछ जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। पुलकेशिन एविडेंटली गॉट द किंगडम फ्रॉम हिज अंकल। ठीक है, तो चालुक्यन रूलर सबसे इंपॉर्टेंट पुलकेशिन 2 थे। नेक्स्ट हमारे पास जो सोर्स है वो है एनसीईआरटी आर पास्ट 1 चैप्टर नंबर 11 पेज नंबर 150। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि स्पेशली अगर आप बहुत न्यू हैं, आप अगर तैयारी में, तो यू रीड न्यू एनसीईआरटी। ठीक है, इट विल मेक हिस्ट्री मोर इंटरेस्टिंग एंड इजियर टू अंडरस्टैंड इनिशियली। नेक्स्ट है हमारे पास, consider the following statements regarding the administration of South Indian kingdoms. Some important administrative posts were hereditary. Sometimes one person held many offices. Important men had a say in local administration. तो इसमें आपको करेक्ट क्वेश्चंस पूछेंगे। पहला बोलता है कि क्या एडमिनिस्ट्रेशन की पोस्ट जो थी क्या वो हेरिडिटरी थी? सेकेंड, क्या एक पर्सन मल्टीपल ऑफिसेस होल्ड कर सकता था? थर्ड, इंपॉर्टेंट मेन हैड अ से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। तो तीनों स्टेटमेंट्स जो है हमारे पास बिल्कुल सही हैं, तो ऑल ऑफ द अबव इसके अंदर सही आंसर है। अब किंग्स जो था वो लैंड रेवेन्यू जो था उसके लिए वो सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम होता था, और विलेज जो है वो बेसिक यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता था। तो पहले के किंगडम्स में भी यही था कि लैंड रेवेन्यू मेन था और विलेज जो था वो बेसिक यूनिट था। लेकिन कुछ चीजें जो है वो नई डेवलप हुई थी, जैसे कि अब राजा जो था उसको मल्टीपल स्टेप्स लेने पड़ते थे कि जो पावरफुल लोग हैं उनका सपोर्ट कैसे जीता जाए। तो एडमिनिस्ट्रेशन की जो पोस्ट थी वो हेरिडिटरी बना दी कि आप अभी हमारे कोर्ट में काम करते हो, देन योर सन विल डू दिस वर्क। और एक पर्सन मल्टीपल पोस्ट पे भी होता था कि वो इस चीज का मिनिस्टर भी है, वो दूसरी चीज का मिनिस्टर भी। जैसे आज भी ऐसे होता है कि एक एक मिनिस्ट्री जो है दो दो मिनिस्ट्रीज एक पर्सन के पास हो सकती हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे भी ऐसे था। और इम्पोर्टेंट मैन, जैसे इम्पोर्टेंट कोई मर्चेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उन्हें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में उनका से होता था उस टाइम पे साउथ इंडियन किंगडम्स में। तो तीनों स्टेटमेंट्स हमारे पास सही हैं। तो ये भी हमारी एनसीईआरटी आर पास 1 चैप्टर नंबर 11 में ये पॉइंट्स आपको सारे दिए गए हैं। नेक्स्ट इज मैच द फॉलोइंग ऑफिसर्स विद द रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट इन साउथ इंडियन डायनेस्टी। महानंदा नायका वो क्या होते थे? नगर श्रेष्ठ, सार्थवाहा, प्रथम मकुलिका। तो ये जो हैं ये किससे रिलेटेड है, इनके क्या नाम है? थोड़े संस्कृत के थोड़े से अजीब से नाम हैं, लेकिन स्टिल हम इन्हें करने की कोशिश करते हैं। तो महानंद नायका। ठीक है, तो इसमें आप देखिए कि ये किससे मैच कर सकता है, तो इसका आंसर है थर्ड, चीफ जुडिशियल ऑफिसर है उसे महानंद नायक बोलते थे। ठीक है, और उसके बाद है नगर श्रेष्ठ जो है वो चीफ बैंकर को बोला जाता था। सरथवाहा ये हम बोलते थे लीडर ऑफ मर्जेंट कारवां, उन्हें बोलते थे। एंड प्रथम कुलिका जो है वो चीफ क्राफ्ट्समैन को बोला जाता था। ये आपको रट्टा ही मारना पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा अलग अलग तरीकों से। तो इसमें C3214 जो है वो इसमें करेक्ट आंसर है आपके पास। तो वही है कि महानंद नायका यानी कि चीफ जुडिशियल ऑफिसर,
उसके बाद इम्पोर्टेंट मेन जिनकी से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होती थी, जैसे कि नगर श्रेष्ठा जिसे चीफ बैंकर या मर्चेंट ऑफ द सिटी बोला जाता था, सर्थवाहा यानी कि लीडर ऑफ मर्चेंट कारवां, प्रथम कुलिका यानी कि चीफ क्राफ्ट्समैन एंड द हेड ऑफ द कायस्थ और स्क्राइब्स। तो ये सब आपको याद करना पड़ेगा। इसका सोर्स भी हमारे पास एनसीईआरटी पास्ट 1 चैप्टर नंबर 11 में से है। Next है, consider the following statements regarding temple architecture developed during the 8th and 10th century AD. First is Pallavas were the pioneers of Dravidian style of temple architecture. क्या पल्लवास जो है वो द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के पाइनियर थे। सेकेंड, द शोर टेम्पल एट महाबलीपुरम इज द ग्रेटेस्ट आर्किटेक्चरल मास्टर्स पीस ऑफ पल्लवा आर्ट। तो जो हमारा टेम्पल आर्किटेक्चर है, तो उसमें आपको चालुक्यास के टाइम पे, चोलास के टाइम पे, पल्लवास के टाइम पे जो आर्किटेक्चर डेवलप हुआ है आपको जरूर अच्छे से याद करना है। उसके अंदर टेम्पल्स कौन से आते हैं आपको करना है। तो पल्लवास जो है, यस, दे वर द पाइनियर्स इन द्रविडियन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर। एंड जो शोर टेम्पल है महाबलीपुरम का, वो भी पल्लवा आर्ट का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो दोनों स्टेटमेंट्स आपके पास बिल्कुल सही हैं। अब ये हम डिस्कस कर चुके हैं, यही वो दोनों स्टेटमेंट्स हैं कि पल्लवास जो है उनके टाइम पे बिल्डिंग ऑफ टेम्पल्स बहुत जोरों शोरों पे था एंड द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर फॉलो करते थे वो। कैलाशनाथ टेम्पल है कांची में और शोर टेम्पल है ममलापुरम में। ममलापुरम वही है जहाँ पे अभी हमारे जो चाइनीज प्रेसिडेंट है उन्होंने विजिट किया था, हमारे पीएम भी उनके साथ थे। तो ये जो है पल्लवास के टाइम का स्ट्रक्चरल टेम्पल्स का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इसका सोर्स है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स चैप्टर 6 पेज नंबर 84। आपको ये वाली एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है। इसके अंदर एक एक चीज जो एक एक फोटोग्राफ जो प्रोवाइड की गई है आपको अच्छे से याद करनी है। आर्ट एंड कल्चर का सबसे बेसिक सोर्स है आपके पास जो इंट्रोडक्शन टू फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी है। नेक्स्ट है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग दी art and architecture that flourished during the Chalukyas period. The temple under the Chalukyas are a good example of Deccan style of architecture. Deccan style is also the Visara. हम ये अपने स्मार्ट कोर्स में डिस्कस कर चुके हैं, वहां जाके चेक कर सकते हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर के नॉर्थ इंडिया में था नगरा, साउथ में था द्रविड़ा, एंड दोनों का जो कॉम्बिनेशन था वो था विसारा या डेक्कन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। तो का चालुक्यस के टाइम पे डेक्कन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर था। Patadakal temple built by Chalukyas is a UNESCO World Heritage Site. Third, cave temple architecture was absent under the Chalukyas. तो पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। चालुक्यास जो टाइप ऑफ आर्किटेक्चर यूज करते थे वो था हमारे पास डेक्कन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। सेकेंड, पतादकल जो है इट इज बिल्ट बाय चालुक्यास, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है ये, ठीक है। उसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट गलत है। ऑल्दो ये तो बिल्कुल उल्टा लिखा है। उल्टा, चालुक्यस के टाइम पे तो केव टेम्पल आर्किटेक्चर बहुत ज्यादा पॉपुलर था। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारे पास गलत है। तो 1 और 2 इसके अंदर करेक्ट है। तो गुड एग्जांपल ऑफ डेक्कन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर था। पहले चालुक्यस रॉक कट केव्स बनाते थे कि रॉक्स को काट काट के हम रॉक कट केव्स बनाते थे। फिर बाद में उन्होंने स्ट्रक्चरल टेम्पल्स भी बनाने शुरू कर दिए। अब स्ट्रक्चरल टेम्पल्स का मतलब ये होता है कि जिसमें हम ब्लॉक्स ऑफ रॉक को यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ होल ब्लॉक, ठीक है। एक ही रॉक को उठा के एक पूरा टेम्पल नहीं बना देते, उसमें से हम अलग अलग ब्लॉक्स ऑफ रॉक यूज करते हैं। रॉक कट में क्या होता है कि एक ही रॉक को हमने कट करके उसी में से एक पूरा स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। जैसे जो हमारे पास रॉक कट टेम्पल है, वो जो 5 रथ है महाबलीपुरम में, वो रॉक कट टेम्पल्स हैं, ठीक है। लेकिन ये जो हमारे पास बाद में चालुक्यास ने बनाए हैं वो है हमारे पास स्ट्रक्चरल टेम्पल्स के मल्टीपल रॉक से जो है हम टेम्पल्स बना रहे हैं जोड़ जोड़ के। अर्लीस्ट एग्जाम्पल इज रावण पहाड़ी केव एट अहेओल। तो रावण पहाड़ी थी, इससे आप इसे याद रख लो कि अगर रावण पहाड़ी केव है तो मतलब रॉक कट केव्स उस टाइम पे होती थी, ठीक है। और हाइब्रिडाइजेशन होती थी और विसारा स्टाइल उस टाइम पे डेवलप किया गया था। विसारा स्टाइल जो है वो नगरा और द्रविड़ा का कॉम्बिनेशन है। और सबसे इलेबोरेट चालुक्यन टेम्पल है पतादकल, जो कि विक्रमादित्य ने 2 ने बनाया की रेन में बना था। उनकी क्वीन जो थी लोका महादेवी, उन्होंने बनवाया था विरूपाक्षा टेम्पल के अंदर, ठीक है। तो पतादकल जो है इट इज ऑल्सो अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। एंड केव टेम्पल आपको याद रखना है कि चालुक्य के टाइम पे बहुत फेमस थे, जैसे कि अजंता, एलोरा, नासिक। इसका जो सोर्स है हमारे पास है वही फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी जो है चैप्टर नंबर 6।
Last question for today is consider the following statements regarding the assemblies of southern kingdoms. Assemblies के बारे में पूछा गया है. पहला, Sabha was an assembly of Brahmin land owners functioned through subcommittees. Second, Nagaram was a village assembly found in areas where the land owners were not Brahmins. Third, the Ur was an organization of merchants. पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. जो ब्राह्मण लैंड ओनर्स थे वो अपनी जो असेंबली थी उसको सभा बोलते थे. तो ये वाला स्टेटमेंट आपके पास बिल्कुल सही है. सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपके पास गलत है. सो वन ओनली इज द करेक्ट आंसर. अब वो सेकंड और थर्ड गलत क्यों है? सभा तो हम ब्राह्मण लैंड ओनर्स की असेंबली को बोलते थे. उर बोलते थे हम विलेज असेंबली को. ये वहां होती थी जहां पे लैंड ओनर्स ब्राह्मण नहीं होते थे. तो उर जो है वो विलेज असेंबली से रिलेटेड है. नगरम जो है इट वॉज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स. ऑप्शंस में उल्टा दिया गया है. ठीक है, नगरम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स है. उर जो है वो एक विलेज असेंबली है. नगरम जो है उसे कंट्रोल करते थे रिच और पावरफुल लैंड ओनर्स एंड मर्चेंट्स. ठीक है, और ये काफी सेंचुरीज तक इन असेंबलीज ने कईयों ने काम किया है, स्पेशली जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट्स होती थी. तो ये आज के हमारे पास क्वेश्चन से. इसका जो सोर्स है वो भी हमारी न्यू एनसीईआरटी आर पास्ट 1 चैप्टर नंबर 11 में से है. अगली लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे राजपूत किंगडम्स एंड मुस्लिम इन्वेजन. तो आई होप आपके पास इनमें से जो भी एनसीईआरटीज हैं आप उन्हें पढ़ के आएंगे एंड यू विल बी एबल टू प्रोवाइड दी आंसर्स. आपको कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है इन लेक्चर्स में, यू कैन मेल मी एट megharmis@gmail.com. सो कीप ऑन रिवाइजिंग एंड कोई भी डाउट्स हो आप पूछ सकते हैं. थैंक यू सो मच.